हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर हैं, इन तीनों को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि आपके जो सेक्शन डी होता है आपके पेपर में, जो कि होता है लिटरेचर, ठीक है, ये 40 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी कि जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो आपका सेक्शन डी है, इस पूरे सेक्शन डी को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब की बार हमें इंग्लिश में, ठीक है, 100 में 95 प्लस लेकर आना है। ठीक है, जैसे हमने हिंदी में 100 में 95 प्लस हम लेकर आएंगे, वैसे ही हम इंग्लिश में भी लेकर आएंगे। तो कितने स्टूडेंट का हिंदी का पेपर अच्छा गया था कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर है, इन तीनों को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक मैराथन क्लास है, जो भी स्टूडेंट इसको लास्ट तक देख कर जाएगा उसका 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि हमारे प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से आता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। सबसे पहले हम प्रोज सेक्शन को पढ़ेंगे। प्रोज से हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, यानी कि टोटल प्रोज सेक्शन 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 रहेंगे, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। यानी कि दोनों जोड़ा जाए तो 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से आएंगे। अभी हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, बस आपको अच्छे से ध्यान से देखना है इस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद पोएट्री में क्या क्या आता है, एक पोएट्री स्टैंजा आएगा 6 नंबर का, और एक सेंट्रल आइडिया आएगा 4 नंबर का, यानी कि इससे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग कौन कौन से सेंट्रल आइडिया पढ़कर जाएं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, ये भी सेम प्रोज की तरह होता है, इससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका सेक्शन डी होता है इसका नाम है लिटरेचर। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, जैसे देखिए ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताए। यानी कि जो लोग चूड़ियां बनाते हैं या चूड़ी बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं, उनको कौन कौन से खतरे का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर आपको खतरे बताने हैं, आपको इसका आंसर जो है ये 40 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, देखिए, वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। यानी कि वर्कर्स का मतलब जो चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है, जो श्रमिक होते हैं, वर्क वो काम करते हैं इन डिंगी सेल्स, यानी कि अंधेरी कोठरियों में, बहुत अंधेरा रहता है, ठीक है, उन कमरों में काम करते हैं, विदाउट, बिना एयर एंड लाइट, हवा और प्रकाश के। ठीक है, तो जो चूड़ी बनाने वाले जो उद्योग होते हैं उसमें जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो बिना हवा और प्रकाश के जो अंधेरी कोठरियां होती हैं उसमें काम करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि हवा और प्रकाश रहेगा ही नहीं, जब हवा ही नहीं जाएगा तो सांसें कैसे लेंगे, मतलब उतना रहता है, लेकिन अब इतना नहीं कि एकदम खुला रहता है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा अंधेरा टाइप का वो रूम रहता है। ठीक है, वहां पर लाइट भी बहुत ज्यादा नहीं रहती। ठीक है, आगे देखिए, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आईज, यानी कि दे लॉस, वे खो देते हैं द ब्राइटनेस का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, ऑफ दियर आइज, अपने आंखों की, तो वो अपने आंखों की रोशनी भी खो देते हैं, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है कभी कभी। ये सब खतरे हैं, अगर गलती कर दिए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि जो द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, पॉलिश वाला आप बैंगल चूड़ियों की, आल्सो ब्लाइंड्स देम, उनको अंधा भी कर सकता है। यानी कि चूड़ियों की पॉलिश से जो निकलने वाला पाउडर है वो उन्हें अंधा भी कर देता है। यानी कि चूड़ियों को जो पॉलिश किया जाता है उससे पाउडर होता है। ठीक है, तो वो पाउडर अगर आंखों में चला जाता है तो वो अंधा भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ खतरे हैं, जो चूड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए कुछ खतरे हैं। कि वर्कर्स वर्क इन डिंगी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि श्रमिक बिना हवा और प्रकाश के काली कोठरियों में काम करते हैं।
दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम, यानी कि चूड़ियों की पॉलिश से निकलने वाला जो पाउडर होता है वो उन्हें अंधा भी कर सकता है। यानी कि कुछ खतरे हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है हरदम, मतलब कभी कभी गलती से हो जाता है, ठीक है, ये सब खतरे हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दूसरा देखिए क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे प्रोज का, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग बताइए? तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है द रैट ट्रैप, ठीक है, यानी कि चूहेदानी। तो इसका क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, यानी कि किसान जो है फेरी वाले, ठीक है, फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था। देखिए व्हाई वाज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान यहाँ पर, ठीक है, चाहे फार्मर कहिए चाहे क्रॉफ्टर कहिए, ठीक है। सो टॉकेटिव मतलब इतना बातूनी, ज्यादा बात करता था, टॉकेटिव का मतलब बहुत ज्यादा बात करना, एंड फ्रेंडली और मित्रवत, ठीक है, विथ द पेडलर, यानी कि किसके साथ? फेरी वाले के साथ। तो जो किसान था, क्वेश्चन है कि किसान फेरी वाले से प्रति इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था, मतलब वो इतना ज्यादा बात क्यों करता था। तो देखिए आंसर है द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, सीधा सीधा मतलब है कि उसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है। तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, द क्रॉफ्टर हैड, उसके पास नो वाइफ, पत्नी नहीं थी, यानी कि जो जमींदार है या किसान है उसके पास पत्नी नहीं थी, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वाज ऑल अलोन, वह एकदम अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे। जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे, ठीक है। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, ठीक है, यानी कि ही वाज हैप्पी, वो खुश होता था, टू हैव समवन टू टॉक, किसी से बात करके, ठीक है, इन हिज लोनलीनेस, यानी कि अपने अकेलेपन में। तो वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करके बहुत खुश होता था, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं थी बात करने के लिए या फिर बच्चे नहीं थे, तो वो किसी से जब बात करता था तो बहुत ज्यादा खुश होता था, ठीक है। तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो एक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था। तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, क्रॉफ्टर के पास, किसान के पास पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, वो एकदम अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, यानी कि वह अपने अकेलेपन में किसी से बात करके बहुत खुश होता था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब हम इसके पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हम पोएट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंट्री के, यानी कि सबके हम पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रोज का देखेंगे जो कि 7 नंबर का आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये इंडिगो चैप्टर से है, ठीक है, जिसमें गांधी जी के बारे में बात की गई है। तो देखिए व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, यानी कि गांधी जी ने सांस्कृतिक, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है, और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांव में क्या किया। यानी कि चंपारण एक गांव है, तो गांधी जी ने जब उसकी स्थिति देखी तो उसको सुधारने के लिए कुछ किया। तो गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण में क्या किया। चंपारण एक गांव है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया था ये देखिए पहले। तो देखिए ही सॉ, ठीक है, द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, ठीक है, यानी कि ही सॉ, उन्होंने देखा, द कल्चरल, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है, एंड सोशल बैकवर्डनेस, और सामाजिक पिछड़ापन इन चंपारण विलेजेस, यानी कि चंपारण के गांव में। तो उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा कि ये गांव जो है सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा है, ठीक है। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, यानी कि ही वांटेड टू डू, वो कुछ करना चाहते थे, समथिंग कुछ करना चाहते थे, अबाउट के बारे में, इट इमीडिएटली उसकी, ठीक है। तो जो गांव है वो उसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे कि कुछ किया जाए इस गांव का, नहीं तो ये बहुत ज्यादा पिछड़ा है, ठीक है। तो देखिए महादेव देसाई एंड नरहरि पत्रिका, टू यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल्स, ठीक है, यानी कि महादेव देसाई ये आदमी है। तो महादेव देसाई एंड नरहर पत्रिका, और नरहर पत्रिका, टू यंग मैन, ये दो जो है बहुत यंग लड़के थे, ठीक है, बहुत जवान लड़के थे, दो युवक थे। ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया गांधी जी एज डिसिपल, यानी कि गांधी जी के शिष्य के रूप में, ठीक है, वो शामिल हुए। तो महादेव देसाई और नरहर पत्रिका दो युवक गांधी जी के शिष्य के रूप में शामिल हुए, गांधी जी के साथ हुए, ठीक है। आगे देखिए इवन देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी, ठीक है, इवन का मतलब भी, देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां, तो जो उनकी पत्नियां थी, वाइफ्स थी, वो वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, ठीक है। तो यहां तक कि जो उनकी पत्नियां थी वो भी काम के लिए स्वेच्छा से आगे आई, यानी कि वो भी उनका साथ देने के लिए आगे आई, ठीक है। देखिए मैनी मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट, यानी कि इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए
और जो अन्य भाग हैं उससे भी लोग आए, यानी कि बंबई, पूना और अन्य दूसरे हिस्सों से भी और भी कई लोग आए, ठीक है, उनका साथ देने के लिए, उनके मतलब उनमें उनके शामिल होने के लिए, ठीक है, गांधी जी का साथ देने के लिए। आगे देखिए, गांधी जी सन देवदास आल्सो ज्वाइंड देम, यानी कि जो गांधी जी के पुत्र हैं जिनका नाम है देवदास, तो गांधी जी के पुत्र देवदास भी उनके साथ हो गए, ठीक है, यानी कि वो भी उनका साथ देने लगे। प्राइमरी स्कूल्स बियर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बियर ओपन खोले गए इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में, ठीक है, तो 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए ताकि पढ़ाई हो सके, वो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है गांव वो थोड़ा आगे बढ़ सके। कस्तूरबा टॉट क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है, यानी कि कस्तूरबा कौन थी, ये गांधी जी की पत्नी थी, ठीक है, तो कस्तूरबा टॉट, कस्तूरबा ने भी शिक्षा दी क्लीननेस यानी कि साफ सफाई एंड सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, क्योंकि तो कस्तूरबा ने भी साफ सफाई और स्वच्छता की शिक्षा दी, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, यानी कि गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े पन को सुधारने के लिए चंपारण में क्या किया, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कह देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, वो इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। महादेव देसाई एंड नरहर पत्रिका, 2 यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिपल, यानी कि महादेव देसाई और नरहर पत्रिका जो हैं ये इन 2 युवकों ने गांधी जी को शिष्य के रूप में ज्वाइन किया, ठीक है, यानी कि गांधी जी के शिष्य बनकर ये लोग ज्वाइन हुए, ठीक है। इवन देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, इतना ही नहीं जो इनकी पत्नियां हैं वो भी इस काम के लिए आगे आई, ठीक है। मैनी मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट, तो बंबई, पूना और अन्य दूसरे हिस्सों से भी और भी कई लोग आए, ठीक है। गांधी जी सन देवदास आल्सो ज्वाइन देम, गांधी जी के पुत्र देवदास ने भी उनको ज्वाइन किया। प्राइमरी स्कूल्स बियर ओपन इन 6 मंथ, और जो प्राथमिक विद्यालय हैं 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए। और कस्तूरबा टॉट क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन, यानी कि कस्तूरबा ने साफ सफाई और स्वच्छता की भी शिक्षा वहां पर दी, ठीक है, ताकि लोग जान सकें कि साफ सफाई और स्वच्छता क्या होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हमारा जो प्रोज सेक्शन है वो फिनिश हुआ, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर, एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसी में से आएंगे, कुछ और अलग से भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पोएट्री पर चलते हैं। अब देखिए, पोएट्री में सबसे पहला जो है वो है स्टैंजा। स्टैंजा 6 नंबर का आएगा। स्टैंजा कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखिए, ये एक दे दिया गया है हमारे चैप्टर का स्टैंजा, ठीक है, किस चैप्टर का है ये? कीपिंग क्वाइट का, यानी कि शांत रहिए हमेशा, ठीक है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि कहा जा रहा है जो इसके कवि हैं, ठीक है, इसके कवि कौन है? पैब्लो नेरूदा, ठीक है, पैब्लो नेरूदा जो है वो इसके कवि हैं, इस चैप्टर के जो कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो शांति के बारे में बात कर रहे हैं, कितना शांत रहेगा अगर शांति हो जाए हमारे चारों ओर तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, कितना रोमांचक क्षण होगा। तो देखिए, कीपिंग क्वाइट नाम से स्पष्ट है, ठीक है। इट वुड बी, अब चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, यानी कि उनका मतलब क्या है, यहां पर जो कवि है उनका मानना है कि जो शांति है, जो मौन है, वो एक ऐसा क्षण, ठीक है, एक असामान्य एवं रोमांचक क्षण होगा। अगर मान लीजिए हमारे चारों तरफ शांति हो जाए तो वो कैसा होगा? वो एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा? रोमांटिक क्षण, रोमांचक क्षण, ठीक है। तो इनका कहना है, कवि का मानना है कि शांति यानी कि मौन का ऐसा क्षण एक असामान्य एवं रोमांचक क्षण होगा। अगर हमारे चारों तरफ शांति रहे, ठीक है, तो वो एक रोमांचक क्षण होगा, ठीक है। विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, और उनका यह भी मानना है कि उस समय कोई शीघ्रता नहीं होगी, यानी कि विदाउट रश, कोई ज्यादा शीघ्रता नहीं होगी कि मुझे बहुत जल्दी ये करना है वो करना है, एवं जो वातावरण को दूषित करने वाली मशीनों की भी ध्वनियां भी नहीं होगी। विदाउट इंजिन्स, यानी कि बहुत सारे जो मशीन में कारखाने चलते हैं, मशीनें चलती हैं, उनकी जो ध्वनियां होती हैं वो सब भी नहीं होंगी। मतलब वो शांति के बारे में बात करें कि अगर हमारे चारों तरफ शांति होगा तो कितना रोमांचक क्षण होगा और कितना चमत्कारिक क्षण होगा, ठीक है। उस समय ना तो कोई शीघ्रता होगी, ना ही विदाउट इंजिन्स, ना ही कोई ध्वनियां हमारे चारों तरफ किसी भी मशीन की होगी, ठीक है। आगे देखिए, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है, मतलब कह रहे हैं वो कि वो एक विचित्र एवं असमान क्षण होगा जिसमें चारों ओर स्थिरता होगी, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, चारों तरफ स्थिरता होगी, और इस असमान क्षण में मानवीयता के संबंध मजबूत बनेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि जो हमारा मानवता है उसका जो संबंध है वो और अच्छा होगा, ठीक है, मानवीयता के संबंध और भी ज्यादा मजबूत बनेंगे। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है नीचे, उसका आंसर हमें देना होगा। जैसे देखिए,
पहला क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू, यानी कि जो इसमें इट है वो किसको रेफर कर रहा है। देखिए इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, तो यहां पर जो इट है वो किसको रेफर कर रहा है, इस प्रकार से हमें आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ऐसे आंसर हमें नहीं लिख देना है। देखिए सबसे पहले हमें डॉट डॉट करके लिख देना है, जैसे इट वुड डॉट डॉट स्ट्रेंजनेस। जब भी आप सॉल्व करें, आप तो पहले आंसर आप क्वेश्चन डालना है पहले आपको, लेकिन हम यहां पर लिख रहे हैं इट वुड, मैं नीचे ही सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया हमने, और यहां पर ऐसे लिख देंगे स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। अब एक एक का हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर ए, यहां पर मैं डालूंगा आंसर ए। ठीक है, आपको कॉपी में और अच्छे से लिखना है। इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे हम मैंने आपको पहले बता रखा। तो देखिए पूछा रहा व्हाट डज इट रेफर टू, यानी कि जो ये इट है, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, ये किसकी ओर संकेत करता है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे इट, ऐसे लिखेंगे इट रेफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर ए मूवमेंट, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो इट है वो किसकी ओर रिफर करता है, तो जो इट है, ठीक है, यह एक क्षण के लिए चुप रहने को संदर्भित करता है। देखिए इट रेफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर ए मूवमेंट, ये जो इट वर्ड है यह एक क्षण के लिए चुप रहने को संदर्भित करता है कि अगर हम चुप हो जाएं तो क्या क्या होगा, कितना चमत्कारिक पल होगा, वो कितना रोमांचक पल होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, यानी कि आपसे पूछा रहा है कि वो क्षण कैसा होगा, यानी कि जब हमें हर चारों तरफ शांति रहेगी तो वो जो क्षण होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसको हमें लिखना है आंसर बी करके, यानी कि बी वाला आंसर है तो आंसर बी करके हम इसको लिख देंगे। ठीक है, कॉपी कैसे लिखे मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा इसका आंसर है, लिखिए द absence of hustle and bustle, ठीक है, and bustle of life would create a feeling of peace, and quiet, which would make us united in our natural commitment, ठीक है, नेचुरल कमिटमेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए द अब्सेंस ऑफ हस्टल एंड बस्टल ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की हलचल और हलचल का जो अभाव होगा, मतलब जीवन में हमेशा हलचल रहना चाहिए। ठीक है, वुड क्रिएट ये फीलिंग ऑफ पीस एंड क्वाइट, यानी कि वो शांति की भावना को पैदा करेगा। व्हिच वुड मेक अस यूनाइटेड इन आवर नेचुरल कमिटमेंट, जो हमारी प्राकृतिक प्रतिबद्धता में एकजुट करेगा। यानी कि पूछा जा रहा था कि व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, यानी कि वो क्षण कैसा होगा जब चारों तरफ शांति रहेगी। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ से इसका आंसर लिखना होता है। देखिए द अब्सेंस ऑफ हस्टल एंड बस्टल ऑफ लाइफ वुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ पीस, ठीक है, यानी कि जीवन की हलचल और हलचल का जो अभाव होगा वो शांति और शांति की भावना को पैदा करेगा। ठीक है, व्हिच वुड मेक अस यूनाइटेड इन आवर नेचुरल कमिटमेंट, और जो हमें हमारी प्राकृतिक प्रतिबद्धता में एकजुट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब आते हैं सी वाला क्वेश्चन, तीसरा देखिए क्या है। देखिए इसमें ए बी सी करके आपको लिखना है, जैसे यहां पर 1 2 3 किया गया है तो आप आंसर 1 लिख दीजिएगा, आंसर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर ए मत लिखिएगा। अगर मान लीजिए ए बी सी डी, ज्यादातर ए बी सी डी करके देता है, तो आंसर ए आंसर बी आपको लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन एक्सोटिक इम्प्ली, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, विदेशी का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि व्हाट कैन एक्सोटिक, का मतलब मैंने बताया था क्या, एक्सोटिक का मैंने मतलब बताया था कि जो हलचल होता है। ठीक है,
इसमें मैंने इसका मीनिंग बताया था। एक्सोटिक का मतलब होता है रोमांचक क्षण, ठीक है, एक्सोटिक। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका हम आंसर सी लिखेंगे, ऐसे यहां पर नीचे लिख देंगे आंसर सी। आंसर 3 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने ए बी सी करके लिखा है तो आंसर सी यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर कि इट मीन्स यूनिक, इट मीन्स यूनिक as the action indeed would be out of the way, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स यूनिक, इसका मतलब होगा अद्वितीय। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। एज द एक्शन इंडीड वुड बी आउट ऑफ द वे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि कार्यवाही वास्तव में रास्ते से बाहर होगी। इसका मतलब एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, इंडीड सचमुच, वुड बी आउट ऑफ द वे, वो हमारे रास्ते से बाहर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स यूनिक, इसका मतलब होगा अद्वितीय। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, मतलब रोमांचक क्षण जो है वो अद्वितीय होगा, ठीक है, उस समय अगर चारों तरफ शांति रहेगी। एज द एक्शन इंडीड वुड बी आउट ऑफ द वे, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होगा कि जो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, वो विदेशी जो होता है, ठीक है, विदेशी जो क्षण होते हैं, मतलब जो हमारी प्राकृतिक प्रतिबद्धता है उसमें कार्यवाही वास्तव में रास्ते से बाहर होगी, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी। तो इसमें जो पोएट्री सेक्शन होता है इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको पोएट्री का जो ये स्टैंजा है, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं पता होगा, इसका मीनिंग जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। वैसे तो सभी लोग लिख देंगे, लेकिन थोड़ा अच्छे से करना है तो इसका मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा स्टैंजा भी। तो इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर आपको देना होगा, मैंने ABC करके दे दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आता है। इसमें आपके 2-3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा है ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखिए ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट एंड माई मदर एट 66, ये तीनों याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। सेंट्रल आइडिया में लिखना क्या होता है, जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पोएम है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें कहा क्या गया है, उसका तात्पर्य क्या है, वो आपको लिखना होता है शॉर्ट में। देखिए इसमें जो है माई मदर एट 66 का मतलब कि जो कवि हैं वो अपनी माता जी के बारे में कह रहे हैं कि वो 66 एज की हो चुकी हैं, ठीक है, 66 साल की, और वो बूढ़ी हो चुकी है। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है दो एगेइंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। दो यद्यपि, एगेइंग का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यद्यपि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी कि जो भी लोग आए हैं उनको एक दिन बूढ़ा जरूर होना है, ठीक है, ये यहां पर कहा जा रहा है। एट द फियर ऑफ सेपरेशन, एट फिर भी द फियर, डर, ऑफ सेपरेशन, बिछड़ने का, फ्रॉम योर लव्ड, अपने जो प्रेम, जो अपने, हाँ ठीक है, अपने का मतलब जो प्रेम करते हैं आपसे, ठीक है, एंड नियर वंस इन वेरी पेनफुल, और जो हमारे बहुत करीब हैं उनसे बिछड़ने का जो डर होता है बहुत दर्दनाक होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एगेइंग, दो एगेइंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हालांकि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल, लेकिन फिर भी अपने और अपनों से बिछड़ने का डर बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है। आगे देखिए वो कहती हैं द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज पीपल एक्सपीरियंस, यानी कि द पोएम, द पोएट लिख दीजिएगा, ठीक है, द पोएट। तो द पोएट टॉक्स अबाउट, जो कवि हैं वो बात करते हैं किसके बारे में, द फीलिंग, अनुभव के बारे में, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का, दैट, जो एज्ड पीपुल एक्सपीरियंस, जो एज्ड पीपुल यानी कि जो वृद्ध आदमी है वो अनुभव करते हैं, ठीक है, एंड और द फीलिंग ऑफ गिल्ट, और उस अपराध का भी अनुभव करते हैं, व्हिच, जो देयर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर ओल्ड एज, यानी कि वो जो है व्हिच देयर ऑफ स्प्रिंग, जो वो अनुभव करते हैं एक्सपीरियंस, फॉर नॉट बीइंग एबल, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, विथ देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में। यानी कि कवि का कहना है कि कविता में अकेलेपन की भावना के बारे में वो बात करती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, ठीक है। आगे देखिए वृद्ध लोग अनुभव करते हैं उसी के बारे में बताते हैं, और अपराध बोध की भावना जो उनकी संतान अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाने के कारण अनुभव करती है, यानी कि वो भी इसको भी अनुभव करते हैं कि बुढ़ापे में अपने माता पिता के साथ
साथ जो संतान नहीं रह पाती उसकी भी भावना को वो अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलंचोली एंड पेन दैट योर डॉटर एक्सपीरियंस which leaving her mother all by herself at a ripe old age। ठीक है, तो द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स यानी कि ये कविता जो है ये उन भावनाओं को भी पड़ताल करती है। ठीक है, द फीलिंग उन भावनाओं की ऑफ मेलंचोली एंड पेन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जो डर होता है, ठीक है, दर्द, उदासी और जो दर्द होता है, दैट जो ए डॉटर एक्सपीरियंस एक लड़की जो है अनुभव करती है, व्हिच लीविंग हर मदर जो अपने माता को छोड़कर आई है, ऑल बाय हरसेल्फ। ठीक है, एट ए राइप ओल्ड एज यानी कि अपनी माता को वृद्ध अवस्था में छोड़कर आई है। ठीक है, तो कविता उदासी और दर्द की उन भावनाओं को भी पड़ताल करती है जो एक बेटी अपनी माँ को परिपक्व वृद्धावस्था में छोड़कर अनुभव करती है। यानी कि एक बेटी अपने माँ को जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको छोड़कर जो अनुभव करती है उसके बारे में भी कहती हैं जैसे वो अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें आपको लिखना होता है सेंट्रल आइडिया, ऐसे आपको लिखना होगा जितना मैंने लिख रखा है ऐसे आप लिखेंगे, पूरा नंबर आपको 4 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, यानी कि जो लेखिका है, लेखक है, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। ठीक है, ये पूछा जा रहा आपसे कि जो लेखिका है, ठीक है, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, इसमें कैसे वो पहुंची, तो देखिए हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका जो है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो देखिए द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालेस्की, यानी कि द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर ने यात्रा की टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की, ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल यानी कि एक रूसी युद्धपोत से जिसका नाम है एकेडमिक सोकेलेस्की। ठीक है, जिसका एकेडमिक सोलेकेस्की नाम है। तो लेखक ने एक रूसी शोधपोत से जिसका नाम है एकेडमिक सोकालेस्की, इसी से अंटार्कटिका की यात्रा की। ठीक है, सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप, यानी कि सी ट्रेवल उन्होंने यात्रा की ओवर 100 आवर यानी कि 100 घंटे से भी ज्यादा, इन कॉम्बिनेशन संयोजन से, आप ये कार, एरोप्लेन एंड ए शिप और जहाज के। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की, किसकी मदद से, कार, एरोप्लेन और जहाज की मदद से। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन ये रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकालेस्की, यानी कि जो लेखिका है वो रशियन युद्धपोत एकेडमिक सोकालेस्की से उन्होंने अंटार्कटिका की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड ए शिप, यानी कि उन्होंने लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा की यात्रा की, कार से, हवाई जहाज से और एक जहाज से। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, यानी कि ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसमें सदायो का वर्णन किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, ये किस चैप्टर का है, ये द एनिमी चैप्टर का है, 4th चैप्टर का। यानी कि सदाओं के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, सदाओं के पिता की मुख्य चिंता क्या थी। तो देखिए द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर वाज सदायोज एजुकेशन, यानी कि द चीफ कंसर्न मुख्य चिंता ऑफ सदायोज, सदायो के पिताजी की, वाद सदायोज एजुकेशन, वो सदाओं की शिक्षा थी। ठीक है, तो सदाओं के पिताजी की मुख्य चिंता सदाओं की शिक्षा थी कि इसे कैसे हम पढ़ा लिखा बनाएंगे। ठीक है, फॉर दिस वेरी पर्पज, इसी उद्देश्य से ही सेंट सदाओ, उन्होंने सदाओं को भेजा था टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओं को सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर, सदाओं के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी। तो द चीफ कंसर्न ऑफ सदायोज फादर वाज सदायोज एजुकेशन, यानी कि सदाओं के पिता की मुख्य चिंता सदाओं की शिक्षा थी। फॉर दिस वेरी पर्पज ही सेंट सदाओ टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सदाओं को सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। ठीक है, बस हो गया। ठीक, तो दूसरे का हमारा आंसर हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी प्रोज की तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूं। देखिए, राइट ये कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना, यानी कि हाना का चरित्र चित्रण कीजिए। हाना कौन है, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि लॉन्ग आंसर इसका लिखना होगा। ठीक है, ये 7 मार्क का आएगा और ये भी द एनिमी चैप्टर का है। तो देखिए
हाना कौन है? तो हाना एक जो है लड़की है, ठीक है, यंग। तो देखिए हाना इज ये यंग डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल वोमेन, यानी कि हाना इज यंग, हाना एक लड़की है, युवा लड़की है, डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल यानी कि नाजुक और खूबसूरत, वोमेन मतलब महिला। तो हाना एक युवा नाजुक और खूबसूरत महिला है, ठीक है, ये एक महिला है। आगे देखिए इसकी शादी सदायो से होती है। तो देखिए सी मेट सदायो इन अमेरिका एट ये प्रोफेसर हाउस, यानी कि सी मेट वो मिली सदायो, सदायो से, इन अमेरिका अमेरिका में, एट ये प्रोफेसर हाउस एक प्रोफेसर के घर पर, ठीक है। तो वो सदायो से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिली, ठीक है। सी हैज 2 चिल्ड्रन, इसके पास 2 बच्चे हैं, इन दोनों की शादी हो गई तो इनके पास 2 बच्चे हैं। आगे देखिए सी हैज अपारेंटली इनक्यूलेटेड ह्यूमैनिस्टिक वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये लड़की है हाना, ठीक है, उसने स्पष्ट रूप से मानवतावादी मूल्यों को विकसित किया है, ठीक है, समझ में आया। सी थॉट उसने सोचा द बेस्ट थिंग टू डील विथ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकी एक सोल्जर है, अमेरिकी सैनिक है, इससे निपटने के लिए सबसे अच्छी तरकीब उन्होंने सोची वाज टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, यानी कि उसने उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। तो उसने सोचा कि अमेरिकी सैनिक से निपटने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसे वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। फिर देखिए बट सी डिड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक अमेरिकी सैनिक है जो घायल था बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी उन्होंने इलाज करवाया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर देखिए इंस्टीड सी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, इसके बजाय सी सजेस्टेड उन्होंने सजेस्ट किया, सलाह दी, टू कैरी द मैन इनसाइड यानी कि आदमी को अंदर लाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने आदमी को अंदर ले जाने का सुझाव दिया, ठीक है। सी वाश्ड द सोल्जर, उसने सोल्जर को धोया, धोने का मतलब क्या होगा, वो घायल था, उसको धोकर थोड़ा सा उसको जैसे उसके घाव थे, ठीक है, तो उसको धोया। When यमी रिफ्यूज्ड टू डू सो, जब यमी ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन जब यमी ने ऐसा करने से मना किया तो जो हाना है उसने सैनिक को धोया, मतलब वो घायल था, उसको थोड़ा धोया, उसका सेवा सत्कार किया, ठीक है। सी हेल्प्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग द वुंडेड सोल्जर, और उसने क्या किया, सी हेल्प्स उसने मदद की, हर हस्बैंड अपने पति की, इन ऑपरेटिंग द वुंडेड सोल्जर यानी कि जो घायल सोल्जर था उसके ऑपरेशन में, तो वो घायल सैनिक के ऑपरेशन में अपने पति की मदद भी वो करती है, ठीक है, ऐसा उसने किया। कितनी अच्छी है, देखिए सी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक, यानी कि वो मरीज को एनेस्थेटिक भी देती है। सी कीप्स हर डिग्निटी एज द सर्वेंट लिविंग क्राइस्ट, ठीक है। सी कीप्स अप हर डिग्निटी यानी कि वो अपने मर्यादा को बनाए रखती है, एज द सर्वेंट लिविंग क्राई, और जो नौकर उसका होता है वो रोना छोड़ देता है। सी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, और वो अपने घर का काम करने के लिए कड़ी मेहनत भी करती है, यानी कि उसके बारे में आपको लिखना है कि हाना कौन है, उसकी शादी किससे, उसके कितने बच्चे हैं, उसने क्या क्या किया इस कहानी में, ठीक है, तो वो सब इसमें आपको लॉन्ग में लिखना होता है। तो यहीं पर हमारा आज का ये सेक्शन फिनिश होता है। मैंने आपको इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के सभी क्वेश्चंस बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।